हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को साइंस फिक्शन, फैंटेसी और कुछ और हटके थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे न्यू चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर जरूर विजिट कीजिए। उस पर हमने कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं और उस पर भी हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। आपको चैनल और वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप आई बटन पर जाकर भी उस चैनल के वीडियोस देख सकते हैं। उस चैनल को ग्रो करने के लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्लीज सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द फाइनल कट और ये मूवी एक साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप यदि वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एलन हैकमैन नाम के बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि अकेले में कंचे खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा बच्चा आता है और वो भी एलन के साथ कंचे खेलने लगता है। जल्दी उन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। उस दूसरे बच्चे का नाम लुइस होता है और एलन लुइस को बताता है कि वो यहाँ पर नहीं रहता, वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर एक दिन के लिए घूमने आया था। आगे वो दोनों साथ में चलने लगते हैं और रास्ते में एलन को एक सुनसान फैक्ट्री दिखाई देती है और वो दोनों सुनसान फैक्ट्री में चले जाते हैं। तभी एलन को वहाँ पर एक लकड़ी का पट्टा दिखाई देता है और उस पट्टे के नीचे एक बड़ा सा चेम्बर बना हुआ था और एलन धीरे धीरे उस पट्टे पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। आगे एलन लुइस को भी यही करने के लिए कहता है। लुइस थोड़ा डर रहा होता है, पर एलन के कहने पर वो भी पट्टे पर चलने लगता है। क्योंकि लुइस बाउंड्री के बिल्कुल पास होता है, इसलिए वो जंप मारकर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से जंप नहीं मार पाता और फ्लोर के किनारे पर लटक जाता है। लुइस एलन से मदद मांगता है, पर एलन भी बुरी तरह से ये सब देखकर डर गया था। तभी लुइस का हाथ फिसल जाता है और वो ऊंचाई से उस चेम्बर में गिर जाता है। एलन नीचे जाकर देखता है तो लुइस जमीन पर पड़ा हुआ था। एलन नीचे जाकर लुइस को देखता है तो लुइस के आसपास खून पूरी तरह से फैल चुका था और एलन के पैर लुइस के खून पर पड़ते ही उसके जूतों से खून के धब्बे बनने लगते हैं। एलन बुरी तरह से डरकर वहां से भाग जाता है और एलन लुइस के बारे में किसी को नहीं बताता और वो अपने पेरेंट्स के साथ वो शहर छोड़कर चला जाता है। आगे हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ एडल्ट एलन अब लोगों के लिए कटर का काम करने लगा था। इस दुनिया में कटर उन लोगों को कहा जाता था जो इंसान के पूरे जीवन की मेमोरी की वीडियो फुटेज को देखकर इंसान की जिंदगी के कुछ खूबसूरत पलों की मेमोरी की वीडियो को छांटकर उनकी एक बायोग्राफी वीडियो बनाया करता था। और ये वीडियो इंसान के मरने के बाद उसके फ्यूनरल पर उसके चाहने वाले लोगों को दिखाई जाती थी, ताकि लोगों को पता चल सके कि मरने वाला इंसान कितना अच्छा था और उसने अपनी जिंदगी कितने अच्छे से बिताई थी। असल में इस टेक्नोलॉजी को इस मूवी में जॉय इम्प्लांट कहा जाता था। जॉय इम्प्लांट एक मेमोरी चिप होती है जो इंसान के पैदा होने के बाद उसके दिमाग में लगाई जाती थी। यह चिप लगाने के बाद इंसान अपने जीवन में अपनी आंखों से जो कुछ भी देखता था वह सब इस चिप में रिकॉर्ड हो जाता था, ताकि मरने के बाद देखा जा सके कि इंसान ने अपने जीवन में क्या क्या किया है और उसके चाहने वालों को भी ये सब दिखाया जा सके। एलन इम्प्लांट चिप के साथ कटर का काम करता था। वो इंसान की जिंदगी की पूरी मेमोरी को देखकर उसमें से कुछ खूबसूरत पलों की वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया करता था और यही कटर का काम होता था और इस वीडियो फुटेज को री मेमोरी कहा जाता था। आगे हमें फिल्म में दिखाते हैं कि एलन ने मृत डैनी की री मेमोरी फिल्म बनाई होती है और डैनी का भाई उस फिल्म को देख रहा होता है और इस री मेमोरी फिल्म में डैनी के पैदा होने से लेकर उसके बचपन और जवानी की सारी खूबसूरत यादों को दिखाया जा रहा था। डैनी का भाई ये वीडियो क्लिप देखकर काफी खुश होता है और वो एलन को कहता है, तुमने ये काफी अच्छा बनाया है। डैनी के भाई के वापस जाने के बाद एलन री मेमोरी वीडियो पर वापस काम करने लगता है और उसे डैनी की मेमोरी में एक वीडियो क्लिप दिखाई देती है जिसमें डैनी अपनी बीवी को बुरी तरह से पीट रहा होता है। एलन उस वीडियो क्लिप को देखता है और उस सीन को डिलीट कर देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एलन मेट्रो में अपने एक खास लैपटॉप जैसे डिवाइस को लेकर जा रहा होता है। आगे ट्रेन रुकती है और एलन ट्रेन से बाहर निकलकर एक बिल्डिंग में पहुंचता है और उस बिल्डिंग में एलन अपनी पुरानी दोस्त थेलेमा से मिलता है, जो कि उसी के प्रोफेशन से थी। वो भी एक कटर का काम किया करती थी। थेलेमा के साथ उसके असिस्टेंट माइकल और हसन भी होते हैं। तब हसन एलन को एक पैम्पलेट दिखाता है और वो कहता है एंटी जॉय इम्प्लांट ग्रुप काफी सक्रिय हो चुका है और ये ग्रुप इम्प्लांट को भगवान की इच्छा के खिलाफ बताता है। तब एलन हसन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो थेलेमा से उसे बुलाने की वजह पूछता है।
थेलेमा एलन को बताती है, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया था कटर का काम करने के लिए, लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस प्रोजेक्ट में जो वीडियो थी शायद वो मैं नहीं देख सकती थी, क्योंकि जिस इंसान के इम्प्लांट चिप को निकाला गया था वो बहुत बड़ा पापी और घटिया इंसान था। उस आदमी का नाम चार्ल्स बेनिस्टर था। बेनिस्टर के मरने के बाद उसकी वाइफ एक कटर ढूंढ रही थी एक रीमेमोरी वीडियो बनाने के लिए। चार्ल्स बेनिस्टर असल में एक हाईटेक कंपनी का वकील होता है और ये वही कंपनी होती है जो जोए इम्प्लांट को मैन्युफैक्चर करती थी। थेलेमा कहती है, मुझे लगता है तुम ये कटर का काम कर सकते हो। चार्ल्स बेनिस्टर के बारे में सुनकर एलन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। एलन उस बिल्डिंग से निकलने के बाद एक लाइब्रेरी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और वो लाइब्रेरी के अंदर खड़ी डेलिला नाम की लड़की को देखने लगता है। आगे अंदर जाकर वो डेलिला से मिलता है जो कि एलन की अच्छी दोस्त होती है। वो दोनों आपस में थोड़ी बात करते हैं और एलन और डेलिला दोनों एलन के घर पर चले जाते हैं। अपने घर में एलन डेलिला को वो डिवाइस दिखाता है जिससे वो इम्प्लांट की वीडियो को एडिटिंग करता था और रीमेमोरी के वीडियोस बनाया करता था। आगे एलन डेलिला को एक खूबसूरत वीडियो दिखाता है जिसमें एलन ने एक आदमी के रिवर्स एजिंग का वीडियो एडिट किया होता है, जिसमें उसके बुढ़ापे से लेकर बचपन तक की वीडियो फुटेज होती है। डेलिला वो वीडियो देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसे एलन का काम काफी पसंद आता है और डेलिला एलन से पूछती है, इंसान की जिंदगी की पूरी मेमोरीज में से तुम सारी अच्छी मेमोरीज छांटकर अपने वीडियो में डाल देते हो, पर बाकी मेमोरीज का क्या? एलन कहता है, मुझे इसी काम के लिए चुना जाता है कि मैं सिर्फ अच्छी मेमोरी को चुनकर ही उनका रीमेमोरी वीडियो बनाऊं, बाकी मेमोरीज से किसी को कोई मतलब नहीं होता। आगे एलन और डेलिला दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एलन चार्ल्स बेनिस्टर की वाइफ से मिलने उसके घर पर पहुंचता है तो चार्ल्स की वाइफ एलन को अपने पति के साथ गुजारी हुई कुछ खूबसूरत यादों के बारे में बताती है। एलन इन सारी बातों को एक डायरी में नोट कर रहा होता है क्योंकि वो उन्हीं पलों को अपने वीडियो में ऐड करने वाला था। मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान थे और उनके रीमेमोरी का वीडियो देखकर सभी को यही लगे। तब एलन वहाँ पर चार्ल्स की बेटी इजाबेल को देखता है जो पीछे ही खड़े होकर ये सब देख रही थी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलन डैनी मोनरो के रीमेमोरी इवेंट में गया होता है। इस इवेंट के आसपास प्रोटेस्टर की भीड़ जमा होती है जो कि जोए इम्प्लांट को पूरी तरह से बंद करवाना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था ये धर्म के विरुद्ध है। वो वीडियो वहाँ पर चल रहा होता है और उसे देखकर डैनी के रिश्तेदार और उसके चाहने वाले काफी भावुक और खुश हो जाते हैं और वो डैनी की डेथ के बाद भी उसे अपने बिल्कुल करीब महसूस करते हैं। तभी एलन से मिलने फ्लेचर नाम का आदमी आता है और एलन फ्लेचर को पहचान जाता है क्योंकि फ्लेचर भी एक कटर था, लेकिन वो पिछले 8 साल से गायब था और किसी को नहीं पता था कि वो अब क्या काम कर रहा है। तब एलन फ्लेचर से उसके मिलने की वजह पूछता है। फ्लेचर कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें चार्ल्स बेनिस्टर का रीमेमोरी वीडियो बनाने का काम मिला है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा। तब एलन फ्लेचर के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि ऐसा करना कटर के रूल्स के खिलाफ था। कोई भी कटर किसी भी क्लाइंट की मेमोरी वीडियो को किसी को भी नहीं बेच सकता। डैनी की रीमेमोरी वीडियो खत्म हो जाती है और डैनी का भाई आकर एलन को थैंक्स कहता है। एलन अब वहाँ से जाने लगता है तो रास्ते में खड़े प्रोटेस्टर अब एलन पर चिल्ला रहे होते हैं और उसे उसका काम बंद करने के लिए कहते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलन हाईटेक कंपनी के ऑफिस में पहुंचा होता है और वहां से उसे चार्ल्स बेनिस्टर की जोए इम्प्लांट चिप मिलने वाली थी। एलन वह चिप लेकर अपने घर पर जाता है और चार्ल्स बेनिस्टर की रीमेमोरी वीडियो पर काम शुरू कर देता है और एलन को इम्प्लांट चिप की मेमोरी में चार्ल्स की कुछ ऐसी वीडियो मिल जाती है जिसमें अपनी खुद की बेटी इजाबेल के साथ बुरे काम कर रहा था। इतनी घटिया हरकत होते देख एलन उस वीडियो क्लिप को इग्नोर कर देता है। एलन आगे की क्लिप्स पर काम करने लगता है। तभी एलन के सामने चार्ल्स के घर पर रखी हुई एक पार्टी की क्लिप आती है और उसे उस क्लिप में एक मोटा चश्मा पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वह आदमी अपना चश्मा निकालकर अपनी शर्ट साफ करता है। एलन यह देखकर शॉक रह जाता है और वो उस आदमी के चेहरे को गौर से देखने लगता है। आगे एलन उस क्लिप को वापस रिवाइंड करके देखता है तो उसे याद आता है कि जिस तरीके से लुइस अपना चश्मा साफ करता था जो कि बचपन में उसके साथ खेलते हुए मारा गया था। इस आदमी की शक्ल भी लुइस की शक्ल से काफी मिलती जुलती थी और इसका चश्मा साफ करने का तरीका भी बिल्कुल लुइस जैसा था। एलन के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि हो सकता है ये बच्चा लुइस ही हो जो अब बड़ा हो गया हो। और आगे एलन अपनी दोस्त थेलेमा से मिलता है। एलन थेलेमा को बताता है कि उससे फ्लेचर मिलने आया था और फ्लेचर का नाम सुनकर थेलेमा हैरान हो जाती है क्योंकि फ्लेचर कुछ साल पहले थेलेमा का ही असिस्टेंट था। एलन पूछता है, तुम्हारे यहाँ से काम छोड़ने के बाद फ्लेचर के साथ क्या हुआ था? थेलेमा कहती है, कुछ साल तक फ्लेचर मेरे कांटेक्ट में रहा था
और बाद में मुझे पता चला कि फ्लेचर की बहन लोरा के बेटे की कैंसर से मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी बहन कुछ पागल सी हो गई थी और वो सारा दिन उसके मरे हुए बेटे लोरा की जॉय इम्प्लांट फुटेज देखती रहती थी। उसके बाद मुझे नहीं पता फ्लेचर के साथ क्या हुआ था। एलन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि फ्लेचर एंटी इम्प्लांट ग्रुप से मिला हुआ था? थेलेमा कहती है, तुमने ये सब रूमर सुने होंगे। एलन कहता है, फ्लेचर मुझसे बेनिस्टर के इम्प्लांट फुटेज को खरीदना चाहता था। थेलेमा कहती है, ये जितने भी एंटी इम्प्लांट ग्रुप है ये अब काफी वायलेंट हो चुके हैं। मेरे असिस्टेंट माइकल को भी कल उन लोगों ने बुरी तरह से मारा था, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चार्ल्स बेनिस्टर की जॉय इम्प्लांट चिप को उसकी वाइफ को वापस कर दो। एलन कहता है, मैं उसे ये फुटेज वापस नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उस फुटेज में उस आदमी को देखा जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा था। एलन यहाँ पर थेलेमा से उस मोटे चश्मे वाले आदमी की बात कर रहा था जिसे वो लुइस समझ रहा था। आगे एलन थेलेमा के वहां से निकलता है और फिर वो अपने लिए गन का इंतजाम करता है। उसके बाद एलन एक रेलवे स्टेशन पर फ्लेचर के साथ मीटिंग अरेंज करता है और वहां पर फ्लेचर एलन से मिलकर कहता है, तुम अपने आसपास देखो, यहाँ पर हर 20 आदमी में से एक आदमी के अंदर इम्प्लांट चिप लगी हुई है और इस चीज ने हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रखा है क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि जो सब वो कर रहा है वो सब कुछ किसी की मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है। लोगों का नेचुरल बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका है। हर इंसान का एक बेसिक राइट होता है कि वो किसी के वीडियो में नहीं आना चाहता। एलन कहता है, मैंने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं किया है। लोगों को ये टेक्नोलॉजी पसंद आ रही थी क्योंकि ये उनके लिए जरूरी नीड पूरी कर रही थी, इसलिए लोग इसे यूज कर रहे। तब फ्लेचर एलन पर इल्जाम लगाता है, तुम मर्डर करने वालों को और क्रिमिनल लोगों को साधु बनाकर पेश करते हो, उनके जीवन की बस अच्छी हरकतें री मेमोरी वीडियो में दिखाकर, और उनके बुरे काम कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाते। इसलिए मुझे चार्ल्स बेनिस्टर की जॉय इम्प्लांट फुटेज चाहिए क्योंकि वो एक हाईटेक कंपनी का एम्प्लॉय था, पर मुझे पता है कि चार्ल्स ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बुरे काम किए हैं। अगर मुझे वो फुटेज मिल जाएगी तो मैं उस फुटेज को प्रेस को दिखा दूंगा और एक स्कैंडल करके हाईटेक कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, जिससे आगे वो लोगों के अंदर जॉय इम्प्लांट नहीं लगा पाएंगे। एलन फ्लेचर से पूछता है, क्या ये सब तुम अपनी बहन के लिए कर रहे हो? फ्लेचर कहता है, मैं सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक अच्छी सोसाइटी बन सके। तब एलन फ्लेचर को वो वीडियो फुटेज देने से मना करके वहां से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एलन चार्ल्स की वाइफ से मिलने गया होता है और एलन जेनिफर से चार्ल्स के बारे में कुछ सवाल जवाब करता है और घुमा फिरा कर वो उस पार्टी में चश्मे वाले आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब जेनिफर को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि एलन चार्ल्स के जीवन के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को छोड़कर उससे पार्टी में आए लोगों के बारे में क्यों पूछ रहा है, और जेनिफर एलन को कहती है, तुम इन सब फालतू की बातों में फोकस मत करो। एलन समझ जाता है कि जेनिफर उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली। तब एलन बहाना करता है कि मुझे इजाबेल आपकी बेटी से कुछ जरूरी बात करनी है। तब जेनिफर एलन को इजाबेल से मिलवा देती है और एलन इजाबेल से दोस्ती करने की कोशिश करता है। तब इजाबेल अपने पिता के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। तब एलन कहता है, मैं तुमसे तुम्हारे पिता के बारे में नहीं पूछूंगा, और बातों ही बातों में एलन इजाबेल से उस मोटे चश्मे वाले आदमी के बारे में पूछता है। इजाबेल उस आदमी को जानती थी तो वो बताती है, वो मोटे चश्मे वाले अंकल मिस्टर लुइस हंट थे जो मुझे पढ़ाते थे, पर अब वो मर चुके हैं क्योंकि उनकी पिछले साल ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एलन यहाँ जानकर खुश होता है कि फाइनली उसने कंफर्म कर लिया कि वो आदमी लुइस ही था। एलन को हमेशा इस बात का अफसोस लगा रहता था कि लुइस उसकी वजह से मारा गया था। आगे एलन थेलिमा के असिस्टेंट हसन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि हसन का एक कजन हाईटेक कंपनी के स्टोर में काम करता था। इसलिए एलन हसन की गाड़ी में बैठकर हाईटेक कंपनी के स्टोर में पहुंचता है। तब हसन का कजन करीम एलन और हसन को हाईटेक कंपनी के रिकॉर्ड रूम तक ले जाता है। वहाँ से रजिस्टर ढूंढकर एलन को पता चलता है कि उसके उम्र के आसपास की सारे लोगों की फाइल हाईटेक के 1500 सीरीज वाले डब्बे में है। एलन वहां पर जाकर बॉक्स को ढूंढता है तो उसे वो बॉक्स मिल जाता है और वो उस फाइल में लुइस की फाइल को ढूंढने लगता है, पर उसे उस फाइल में लुइस हंट की कोई भी फाइल नहीं मिलती। तभी एलन की नजर एक दूसरी फाइल पर पड़ती है और इस फाइल पर A.W. हैकमैन लिखा हुआ था। एलन जब वो फाइल खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर भी जॉय इम्प्लांट लगा हुआ है जो उसके पेरेंट्स ने उसके पैदा होने पर ये लगवाया था। एलन को जब जॉय इम्प्लांट का पता चलता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। एलन काफी परेशान हो गया था और वो डेलिलिया को अपने से मिलने के लिए बुलाता है। डेलिलिया और एलन साथ में कुछ वक्त गुजारते हैं और एलन अच्छा महसूस करने लगा था। तब एलन डेलिलिया को घर पर छोड़कर घर से बाहर चला जाता है।
आगे एलन अकेला एक टैटू शॉप पर पहुंचता है। यहाँ पर ऐसे टैटू बनाए जाते थे जिन्हें लगाने पर जॉय इम्प्लांट के वीडियो और ऑडियो की रिकॉर्डिंग रुक जाया करती थी, क्योंकि ये टैटू एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती थी जो जॉय इम्प्लांट को काम नहीं करने देती थी। एलन भी ऐसा ही एक टैटू बनवाने आया होता है। तब वहाँ काम करने वाली लेडी कहती है, सबसे पहले मैं तुम्हें ऑडियो टैटू लगाऊंगी। उसे लगाने के बाद यदि तुम्हें कोई माइग्रेन का दर्द नहीं उठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें वीडियो टैटू लगाऊंगी और इसके बाद जॉय इम्प्लांट वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करना पूरी तरह से बंद कर देगा। एलन उस टैटू को बनवाकर वापस अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है उसके घर के अंदर डेलिला उसकी मशीन पर बैठी हुई थी और वो बैठकर कुछ वीडियोस देख रही थी। जो वीडियो फुटेज डेलिला के एक्स बॉयफ्रेंड के जॉय इम्प्लांट की थी, जिसमें डेलिला के सारे इंटीमेट और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए समय के सारे मोमेंट कैद थे। डेलिला यह जानकर हैरान हो जाती है कि एलन उसके एक्स बॉयफ्रेंड के जॉय इम्प्लांट को देख चुका था और उसे लगता है शायद इसी वजह से एलन उसके पीछे पड़ा था। तब डेलिला गुस्से में एलन को एक जोरदार पंच मारती है और वो कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरे और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के पर्सनल वीडियो देखो। तब डेलिला एलन के पास उसकी गन भी देख लेती है और वो पूछती है, तुम अपने साथ इस गन को रखकर क्या करने वाले थे? तब डेलिला गुस्से में वो गन उठाकर उस मशीन पर चला देती है और वो गोली चार्ल्स बेनिस्टर की जॉय इम्प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तब एलन डेलिला के सामने रोने लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब डेलिला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे एलन डैमेज इम्प्लांट को लेकर हसन के पास पहुँचता है और हसन उस इम्प्लांट को देखकर कहता है, ये तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब इसमें से कोई भी वीडियो फुटेज नहीं निकाली जा सकती। एलन कहता है, तो फिर तो हमें दूसरे तरीके से फुटेज निकालनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे दिमाग में मौजूद इम्प्लांट चिप से उस फुटेज को निकालना होगा। जो फुटेज मैंने चार्ल्स बेनिस्टर की देखी होगी वो हमें वहाँ से मिल सकती है। हसन यह सुनकर शॉक हो जाता है और वो एलन को जोरदार पंच मारता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलन को होश आता है और वो एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने थेलेमा और हसन खड़े हुए थे। थेलेमा एलन से बोलती है, तुमने आखिर पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे अंदर जॉय इम्प्लांट लगा हुआ है? एलन कहता है, मुझे खुद भी इस बारे में नहीं पता था कि मुझे भी जॉय इम्प्लांट लगाया गया था, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, इसलिए मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे माँ बाप जॉय इम्प्लांट को अफोर्ड कर सकते थे। थेलेमा कहती है, कटर्स के लिए एक रूल होता है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि जॉय इम्प्लांट वाला इंसान कभी भी कटर नहीं बन सकता। अब आगे से तुम कोई भी फुटेज को कट नहीं कर पाओगे। एलन कहता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और एलन हसन से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इम्प्लांट से कनेक्शन बिल्ड करो ताकि हम मेरे मेमोरी की रिकॉर्डिंग को देख सके। हसन कहता है, किसी भी जिंदा इंसान के साथ ये बस एक ही बार किया जा सकता है और ये इतना सक्सेसफुल भी नहीं रहा था। जिस पर पहली बार ये किया गया था वो औरत अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी थी। एलन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट फिर से करो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद ये कोशिश करूंगा और फिर चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। पर हसन एलन के इम्प्लांट से कनेक्शन जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हसन एलन के दिमाग से कनेक्शन को जोड़ लेता है। एलन के पास अपनी जिंदगी की फुटेज देखने के लिए बस 5 मिनट की मोहलत होती है। कनेक्शन के लाइव होते ही एलन को अपनी जिंदगी की पास्ट की फुटेज दिखाई देने लगती है और एलन पास्ट में जाकर देखता है कि उसके पेरेंट्स मरे हुए थे और वो उन्हें देख रहा था। आगे एलन उस जगह पर होता है जब वो लुइस खेल रहे होते हैं। तब एलन देखता है कि लुइस जब उस बड़े से चेंबर में गिरता है तब एलन देखता है कि वो लुइस के पास दौड़ता हुआ गया था। पर उसे इस फुटेज में एक खास बात नजर आती है कि जब वो लुइस के पास गया था तब लुइस सांस ले रहा था और एलन के पैर से एक पेंट का डब्बा टकराता है जिसके अंदर से लाल पेंट निकलकर बाहर आ गया था जो एलन के जूतों में भी लग गया था। एलन को तब एहसास होता है कि जिसे वो बहता हुआ खून समझ रहा था असल में वो लाल कलर का पेंट था और लुइस सांसें ले रहा था, यानी लुइस जिंदा था। तब हसन कहता है, 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये कनेक्शन तोड़ रहा हूँ। कनेक्शन को तोड़ते ही एलन झटका खाकर नीचे गिर जाता है। एलन आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गेल से छुटकारा पा चुका होता है जिसने उसे आज तक परेशान करके रखा था। आगे एलन वापस अपने घर पहुँचता है। एलन अपने घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है उसके घर के अंदर फ्लेचर और उसका साथी उसके घर की तलाशी ले रहे थे। तब एलन फ्लेचर को बेनिस्टर की जॉय इम्प्लांट देता है और कहता है ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फ्लेचर ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें पता है इसे पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया था। तब एलन कोई जवाब नहीं देता तो फ्लेचर एलन के नोट्स वहां से ले जाता है। अगले दिन एलन जेनिफर बेरिस्टर के घर पर जाता है और वो उसे बताता है, आपके पति की इम्प्लांट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरी मशीन में कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से, और मुझे अफसोस है कि मैं आपके पति का रीमेमोरी वीडियो नहीं बना पाया।
यह सुनकर जेनिफर थोड़ा दुख दिखाती है और फिर वो कहती है किसी भी तरह के एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता और ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। पर मैं चाहूंगी कि आपने चार्ल्स की लाइफ के बारे में जो कुछ भी देखा था उसके बारे में आप किसी को ना बताइएगा। तब एलन जेनिफर से वादा करता है कि वो किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। ये सब वहीं खड़ी होकर जेनिफर की बेटी इजाबेल भी सुन रही थी। एलन के जाने के बाद इजाबेल जेनिफर को देखने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ को भी पता था कि उसके पिता अकेले में उसके साथ क्या करते थे। फिर भी उसकी माँ ने उसके पिता को कभी नहीं रोका। जेनिफर इजाबेल को समझाने की कोशिश करती है पर इजाबेल वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एलन एक कब्रिस्तान में जाता है और वो वहाँ जाकर लुइस की कब्र को ढूंढ रहा होता है और उसे लुइस हंट की कब्र मिल जाती है। तभी एलन को कोई आवाज देता है। एलन मुड़कर देखता है तो उसके पीछे फ्लेचर खड़ा था। तब फ्लेचर कहता है हमारी फील्ड में खबर ज्यादा दिन तक खुफिया नहीं रह सकती। मैंने सुना है कि किसी कटर ने टैटू वालों से कांटेक्ट किया था और उसने अपने शरीर पर एक ऑडियो टैटू भी बनवाया था और मुझे ये अच्छे से पता है कि वो कटर तुम ही हो। बेनिस्टर का इम्प्लांट भले ही डिस्ट्रॉय हो गया हो पर तुमने उस इम्प्लांट की सारी रिकॉर्डिंग देख ली थी और अब ये सब तुम्हारे इम्प्लांट में रिकॉर्ड हो चुका होगा। अब मैं तुम्हारे इम्प्लांट से वो फुटेज निकालकर आईटेक कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। एलन यहाँ सुनकर समझ जाता है कि फ्लेचर उसकी जान लेने यहाँ पर आया है और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फ्लेचर के हाथ में गन होती है और वो एलन के पीछे दौड़कर उस पर गोलियां चलाने लगता है। एलन किसी तरह से गोलियों से बच रहा था और वो एक जगह ठोकर खा के गिर जाता है पर फ्लेचर का मन बदल जाता है और वो एलन को गोली नहीं मार पाता। एलन भी खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है तभी उस पर कोई गोली चला देता है। ये गोली झाड़ियों से फ्लेचर के एक साथी ने ही मारी थी और एलन वही अपना दम तोड़ देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्लेचर ने एलन के दिमाग से इम्प्लांट निकाल लिया होता है और अब वो एलन की जिंदगी की सारी फुटेज को देख रहा होता है। फुटेज को देखते देखते उसे चार्ल्स बेनिस्टर की वो फुटेज भी मिल जाती है जिसमें चार्ल्स बेनिस्टर अपनी बेटी इजाबेल के साथ गलत काम कर रहा था। फ्लेचर को चार्ल्स बेनिस्टर के बारे में जो सबूत चाहिए था वो उसे मिल चुका था। आगे फ्लेचर को एलन की फुटेज दिखती है जिसमें वो शीशे के सामने तैयार हो रहा होता है। फ्लेचर एलन की आंखों में देखता है और उसे कहता है तुम्हारी फुटेज एक नेक काम करने के काम आएगी जिससे पूरी दुनिया की भलाई होगी। फ्लेचर एलन से ये वादा करता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और तब व्लॉगिंग जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म भी पूरी तरह से नहीं हो पाया था, लेकिन ये मूवी हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बताती है। हम अक्सर सेलिब्रिटीज के ब्लॉग देखते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम समझते हैं कि वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और हमारी जिंदगी कितनी बोरिंग है और हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सेलिब्रिटी अपनी लाइफ के अच्छे पलों को ही हमें दिखाते हैं पर उनकी जिंदगी के पीछे का एक डार्क साइड भी होता है, उन्हें हम कभी नहीं देख पाते। जिस प्रकार से एलन एक कटर का काम करता था वो सिर्फ इंसान के अच्छे पलों को ही वीडियो में ऐड करता था ताकि इंसान की जिंदगी उसमें अच्छी दिख सके और लोगों को पता चल सके कि ये इंसान कितना मासूम है, कितना अच्छा है। पर उनकी जिंदगी के डार्क साइड को एलन डिलीट कर दिया करता था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।